एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन की जो कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी कैसी वाउचिंग होती है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट कैसे होती है एंड इनको वाउच कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, देन कैश सेल्स कैसे करते हैं, जो कैश में डेटर से मिलता है उसकी क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, लोन्स, रिटर्न ऑफ लोन्स बाय अदर्स, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, रेंट रिसीवेबल, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम जो हमें इंटरेस्ट से मिलती है, डिविडेंड से मिलती है, उसको कैसे मेंशन करते हैं। देन रिसिप्ट्स क्या है, हायर परचेज की कमीशन रिसीव्ड कैसे है, देन फिक्स एसेट का इंश्योरेंस फ्रॉम सेल, देन बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स के कॉपीराइट, पेटेंट्स, पेमेंट ऑफ एजेंट्स कमीशन, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इस बिजनेस कंसर्न कैश बुक इज मेंटेन टू अकाउंट फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। देखो, बिजनेस के कंसर्न में हम कैश बुक बनाते हैं जिसमें हमें ये लिखा होता है कि रिसिप्ट्स हमें कितना कैश रिसीव हुआ है एंड कितना कैश हमने दिया है। सो ऑडिटर जो होता है इन रिसिप्ट्स को चेक करता है और देखता है कि कोई फिक्टिशियस पेमेंट तो नहीं करी हुई है, कि मतलब कोई फेक वगैरह तो नहीं है जिससे कि जो बैलेंस शीट है वो फ्लक्चुएट हो जाए। एंड उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस एरर्स एंड फाउंड अराइजेस बाय मैनिपुलेटिंग द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। जो कि जितने भी मोस्ट ऑफ द एरर्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, वो हमें कैश की जो पेमेंट रिसिपेंट्स होती हैं उन्हीं को शफल करने से मिलता है। सो बिफोर द ऑडिटर बिगिन हिज वर्क ही शुड स्टडी इंटरनल कंट्रोल इन हिज एग्जिस्टेंस एंड वेरीफाई इट्स इफेक्टिवनेस एंड एडवोकेसी। सो अपना काम शुरू करने से पहले जो ऑडिटर होता है, पहले वो इंटरनल कंट्रोल चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल है और है तो कैसे काम कर रहा है, वेरीफाई करता है कि वो कितना इफेक्टिव है एंड कितना एडवोकेसी के साथ काम कर रहा है। उसके बाद वो चांसेस देखता है फ्रॉड के, कहाँ है कहाँ नहीं है, देन इनकम से, देन इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस पेमेंट, देन मैनिपुलेशंस अकाउंट्स, इन सब को अच्छे से चेक करता है। फिर अकाउंटिंग रूटीन्स देखता है, फाइनेंशियल अथॉरिटी देखता है, डिफरेंट ऑफिशियल से मिलता है, देन कैश बुक वेरीफाई करता है, एविडेंस देखता है, वाउचर्स को सीरियोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करता है। देन जो उसके बाद वाउचर जो होता है, एंड वेयर एनी वाउचर इज इन द पर्सनल नेम एंड ऑफिशियल इट शुड बी वेरीफाई। अगर कोई वाउचर है पर्सनल एविडेंस में तो वहाँ पे वो वेरीफाई हो जाता है। फिर ऑडिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन की, कैश ट्रांजेक्शन की ऑडिट कैसे होती है। सो इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग्स। सो उसमें क्या क्या होता है, तो फर्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल इवोल्यूशन। सो दिस सिस्टम शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो होता है कि वो कोई भी कैश रिसिप्ट अनअकाउंटेड की, वो कोई भी अनअकाउंटेड कैश रिसिप्ट नहीं छोड़ सकता है एंड परमिट कैश पेमेंट विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग रिसीव्ड। कि अगर वो कोई पेमेंट नहीं कर सकता है अगर उसे रिसीव भी नहीं हुई है तो गुड्स। एंड उसके बाद द पर्सन ऑथराइजिंग एंड पेमेंट मस्ट बी फाइनेंशियल पावर। उसके पास फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए जो पेमेंट कर रहा है, एंड वेरीफाई होना चाहिए कि कहाँ से वो काम कर सकता है। जो सारी रिसिप्ट हैं वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करी जाए एंड एक्नॉलेज करी जाए, एंड जो हमारे चेक्स हैं उनको क्रॉस करा जाए अकाउंट पे ही ओनली हो इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट। एंड जो कैश रिसिप्ट इशूड करते हैं, जो अमाउंट क्रेडिटेड होती है वो भी रिकनसाइल डेली होनी चाहिए। जो कैश रिसिप्ट होती है वो बैंक में डिपॉजिट हो जानी चाहिए। दैन जो पेटी कैश अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑन इम्प्रेस सिस्टम। जो पेटी कैश अकाउंट सिस्टम है वो भी अच्छे से होना चाहिए। जो सारी पेमेंट है अदर देन पेटी कैश शुड बी मेड बाय चेक्स। जो पेटी कैश से अलग है वो सारी चेक के थ्रू होनी चाहिए। जो वाउचर है, वाउचर अगेंस्ट पे चेक्स हैव बीन इशूड शुड बी कैंसिल सो एज टू प्रिवेंट मिसयूज। जो वाउचर अगेंस्ट चेक्स है उन सबको कैंसिल कर देना चाहिए जिससे कि मिसयूज से बच जाता है। सेकेंड इज करेक्टनेस ऑफ accounting records. So vouching of cash transaction involves checking of records to verify entries who has been accounting system. So वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सारी कुछ एंट्रीज को चेक करना कि एज पर अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रेगुलरली फॉलोड होनी चाहिए। और कोई भी
मिस्टेक्स एंड ये मैनिपुलेशन सब डिस्कस हो जाने चाहिए, जैसे कि एमिशन हो गया या फिर कमीशन ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली हो गया है। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपेंसेटिंग एरर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे फाइनल कर दी जाती है। देन नेक्स्ट वन दैट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। सो whether evidence available for transaction recording in cash book is acceptable or not, जो कि हमारा एज अ रिकॉर्ड है उसमें, तो वो एक्सेप्टेबल होगा भी या नहीं होगा। देन उसके बाद जो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग प्रोविजन लॉज रेगुलेशंस एंड इन सब के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें चेक करते। देन वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट, जो कैश रिसिप्ट होती है उनकी वाउचिंग कैसे होती है। सो ऑडिटर शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स, उसको कौन कौन से माइंड में पॉइंट्स रखने चाहिए एरर्स और रिस्क वगैरह को फाउंड करने के लिए। सो जो फॉल्स पर्टिकुलर्स होते हैं कैश डिपॉजिटेड के, कि पे इन स्लिप में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देन कैश रिसीव में नॉट बी एंटर्ड इन कैश बुक, कि कैश रिसीव हो गया बट हमें कैश बुक में लिखा नहीं है, जैसे कि बैड डेट्स रिकवर्ड हुए या फिर सेल ऑफ एसेट या किसी भी चीज़ से हो सकता है। देन डुप्लीकेट रिसीव हो रही हो हमें शो सम लेस देन ओरिजिनल रिसीप्ट्स, की ओरिजिनल रिसीप्ट्स नहीं है। देन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर में बी डिस्पोज इन द बैंक विदाउट बीइंग एंटर्ड इन कैश बुक, कि बैंक में तो चेक आ गया है बट हमने कि कैश बुक में उसे मेंशन ही नहीं करा हुआ है। देन उसके बाद इनकरेक्ट टोटलिंग हुई है हमारी, ओवर स्टेटमेंट हुआ है एंड एक्सेस कैश रिसीव मिस मे बी मिस अप्रोप्रिएटेड, जो एक्सेस कैश के रिसीव हुआ वो मिस अप्रोप्रिएटेड हुआ, और जो डेटर्स हैं वो एज अ बैड हो, कैश रिसीव्ड हो भी गया बट वो मिस अप्रोप्रिएटेड किए गए हों। जो कैश सेल्स हैं मे बी शोन इन क्रेडिट सेल्स, जो कैश सेल्स उनको क्रेडिट सेल्स में डाल दिया है, फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद द वाउचिंग of cash received will be depend on a large extent on the strength of internal control, जो वाउचिंग होते हैं कैश रिसिप्ट की वो डिपेंड करते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है इंटरनल कंट्रोल की। एंड टेस्ट चेक्स हैज बीन अप्लाइड टू द ऑडिट एंड कैश रिसिप्ट इफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फैक्टरी एंड एडिक्वेट। और टेस्ट चेक तब होता है अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है या फिर चेक नहीं करता है। देन ऑडिटर में चेक अ फ्यू रिसिप्ट्स at a random if everything to be found in order he may presume all the receipt recorded are correct। वो ना रैंडम चेकिंग करता है कि मान लो उसने कुछ भी रैंडमली उठा लिया और अगर वो सही नहीं निकला है तो फिर डाउट आ जाता है, फिर वो क्लोजली चेकिंग करता है। देन अगर वो उसने कुछ सैंपल्स एज ए सैंपल्स उठाए हैं और वो सही निकल गए तो फिर वो आगे जाके कोई चेकिंग नहीं करता, वो वहीं तो उसको सब कुछ अच्छे से मान लेता है। देन उसके बाद रिसिप्ट्स में भी रिकॉर्ड इन रफ कैश बुक। देन उसके बाद जो रिसिप्ट्स होती हैं कैश रिसिप्ट में भी टोटली ओमिटेड वेयर क्लाइंट मेंटेन रफ बुक, अगर कैश रिसिप्ट वहाँ पे ओमिटेड हो जाते हैं, अगर वो रफ नोटबुक मंगा रहा है और डेली पर्पज से जो रिसिप्ट्स हैं वो अच्छे से मेंशन नहीं हो रही है मेन कैश बुक्स में, देन वो ओमिटेड हो जा रही है। जो ऑडिटर है वो प्रॉपर मेथड से देखे कौन से उससे चेक करा है, देन उस पेन स्लिप मेंटेन हो रखी है कि नहीं हो रखी, जो रिसिप्ट है वो इशू है कि नहीं है, कैश रिसीव्ड है कि नहीं है, जितने भी रिसिप्ट है वो सीरियल नंबर वाइज है कि नहीं, और सबको जैसे अच्छे से चेक करे। देन हाउ टू वॉच वेरियस कैश रिसिप्ट, जो वेरियस कैश रिसिप्ट होती है उनको कैसे चेक करना है। सो रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, रिसिप्ट साइड अगर देखें तो ओपनिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर बिकम द ओपनिंग, पिछले साल का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, वो करंट ईयर में है कि नहीं। जो ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर से ही बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए, कैश बुक का कॉलम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। देन उसके बाद कैश सेल्स, कि वहाँ पे देयर आर मोर चांस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर मिस एप्रोप्रिएशन कर देता है कैश सेल का। सो द कंसर्न सेल्समैन में मेक द सेल, और जो कंसर्न सेल्समैन है वो प्रॉपर सेल दे के कोई फेक एंट्री ना दे, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस अच्छे से चेक करे कि कैसे काम हो रहा है। देन उसके बाद even goods are not delivered by the say by some other person, he simply prepare 4 copies, अगर कोई और ने भेज रहा है तो वो 4 कॉपीज बनाए। देन उसके बाद मेमो गुड वगैरह ये सब दें। देन उसके बाद हम सही पेज पढ़ रहे हैं ना वैसे, यस हम सही पेज पढ़ रहे हैं।
देन उसके बाद कस्टमर कैन गेट द गुड डिलीवरी बाय द कलर कवर और कॉपी मेमो। वो अपने कॉपी मेमो से भी गुड्स रिसीव कर सकता है, देन डिलीवर भी कर सकता है। देन जो कैशियर है वो प्रॉपर अच्छे समरीज बनाता है फुल ऑफ द डे की। देन इफ इन वाउचिंग कैश सेल्स देन कैश रजिस्टर शुड बी फुली चेक्ड। अगर हमने कैश सेल्स करी है तो प्रॉपर उसे मेंटेन होना चाहिए। रजिस्टर में कार्बन कॉपीज एंड मेमोरीज भी होने चाहिए। जो ऑडिटर है प्रॉपर वेरीफाई करे कि डेली डिपॉजिट कितना आ रहा है बैंक में, कितना नहीं आ रहा। जो डेट्स है कैश मेमोज की वो भी अच्छे से चेक करे रिकॉर्ड्स में कि कौन सी डेट है कि नहीं है। जो सारी कॉपीज, ओरिजिनल कॉपी, डूली कैंसिल कॉपी डूली कैंसिल शुड बी केप्ट इन द बुक। जो भी कैंसल्स कॉपी हैं वो भी अच्छे से रिकॉर्ड हो, मेंटेन हो। देन उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो कि हमें जो डेटर से हमें कैश रिसीव होता है। सो व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर कैश मेमो इज इशू। जब हमें किसी से कैश रिसीव होता है कस्टमर से तो हम उसे कैश मेमो इशू करके देते हैं। सो एक अकाउंट फिल और कार्बन कॉपी से कैश मेमो इज रिटेन बाय द रिसीविंग क्लर्क। जो कि उसको रिसीव कर वो क्लर्क है जो उसके पास वो एक कॉपी होनी चाहिए। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय इंसर्टिंग लेस अमाउंट। और फ्रॉड वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे आप लेस अमाउंट मेंटेन करके रख देते हो वहाँ पे। तो उसके बाद समटाइम शॉर्टेज इज कैंसल्ड। समटाइम जो शॉर्टेज होती है वो छुपा दी जाती है बाय डिलींग ऑफ रिकॉर्ड्स और कुछ भी हो सकता है। एंड समटाइम पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर इज misappropriated without making entry in his account. And later when cash is received from another customer it is posted to the account of former customer. This is also known as teaming and lading. So teaming and lading क्या होता है, ये 5 नंबर में आएगा। अगर आएगा तो वैसे तो नहीं आता। टीमिंग एंड लीडिंग क्या होती है, जैसे कि मान लो मैंने पैसे दिए पर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करे, बल्कि मेरे बाद जो कस्टमर गया उसने पैसे पे करे तो मेरे उन्होंने अपने पास रख लिया। जो दूसरा कस्टमर उन्होंने वहाँ पे उसको बैलेंस करके लिख दिया। तो जब हम ये वाली प्रोसेस को करते हैं उसको बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। सो द ऑडिटर वेरीफाई, वो ऑडिटर जो प्रॉपर वेरीफाई करे कि डेटर कैसा, उसने क्या क्या कॉपीज दी हैं, देन क्या कौन सी अमाउंट है। जो सारी रिसीप्ट हैं वो सब सीरियल नंबर ऑर्डर वाइज लिखी हो, मेंटेन हो प्रॉपर अकाउंट्स में। देन loans, all the business concern have to borrow, maybe bank from other financial institution। जितने भी बिजनेस होते हैं वो कहीं से बोरो करते हैं, बैंक से करते हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करते हैं। जो ऑडिटर हो प्रॉपर एक क्लाइंट से the auditor should inquire whether the client is empowered to borrow। restrictions are imposed, जो restrictions भी रखे जाते हैं लिमिटेड कंपनीज पे। देन उसके बाद कंपनी इज रिक्वायर्ड, उसके पास प्रॉपर एक मेंटेन रजिस्टर होना चाहिए। तो उसके बाद while watching the loan receive the term and condition, जो वेरीफाई हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब प्रॉपर वेरीफाई होनी चाहिए जब भी हम लोन लेते हैं। देन उसके बाद रिटर्न ऑफ लोन बाय अदर्स, जबकि जो लोन्स है हमें सब चुका रहे हैं। सो द लोन में भी ग्रांटेड बाय द क्लाइंट, जो कि मान लो मैंने अपने कस्टमर को लोन दिया था उसने मुझे वापस दिया तो उसी की बात हो रही है। ऊपर वाले में था जब मैं किसी से लोन ले रही हूँ सेकंड टाइम, जब कि कोई मुझे लोन वापस दे रहा है। सो उसके बाद बंदा पार्टी जब रिटर्न कर देता है तो कौन कौन से पॉइंट्स को वेरीफाई करना चाहिए कि चेक द अकाउंट फुल विद द एंट्री मेड इन द बुक, कि कैसे मतलब बैलेंस हो रही है एंट्रीज की नहीं, एंट्रीज बैलेंस हो रही है। फिर इफ द अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक वेरीफाई द बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक के स्टेटमेंट चेक करो। देयर उसके बाद इफ द पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट के साथ है तो वो प्रॉपर से चेक करो, मेथड चेक करो। देन बिल्स रिसीवेबल बुक में भी वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई होना चाहिए कि ढेर सारे रिगार्डिंग्स होती है। बिल्स मैच्योर्ड कब हुए थे, डिस्काउंटेड कब हुए थे, ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि बैंक में कब आए हैं, ड्यू डेट क्या थी और एंट्री कब हो रही है। डिसऑनर है तो वो क्यों है, उसके रीजंस क्या है। देन एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए बिल डिस्काउंटेड की जब भी हम बनाते हैं। देन उसके बाद रेंट रिसीवेबल द फॉलोइंग पॉइंट रिगार्डिंग द रेंट रिसीवेबल वी एग्जामिन द ऑडिटर, के कैसे चेक कर सकते, टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर सकते हैं एग्रीमेंट की और लीज डीड की। तो जो रेंट रिसीव हो रहा है कंपेयर कर सकता है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में कैसे मेंटेन है,
एजेंट किसने कलेक्ट करा है, कौन सी बुक में उसकी एंट्री गई है, देन चेक कर सकता है काउंटर फॉइल्स क्या है। then in case of heavy areas rent outstanding, auditor should confirm the areas कि कौन से area tenants हैं with the constant client कौन से हैं, then जो auditor है वो proper certificate दे। then officer, then उसके बाद sales of investment, if sale has been effected through a bank, the auditor should examine the bank advice to know the various details। अगर हमारी सेल्स इफेक्ट हो रही है बैंक थ्रू, देन जो ऑडिटर वो प्रॉपर एडवाइस ले सकता है बैंक से अबाउट द वेरियस डिटेल्स। जो समटाइम्स जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी हम सेंड कर देते हैं थ्रू द ब्रोकर। सो जो ब्रोकर होता है एक सोल्ड नोट देता है या फिर कमीशन नोट देता है, वो भी प्रॉपर वेरीफाई होना चाहिए। इफ द स्टेटमेंट आर सोल्ड एट कम डिवाइडेड प्राइस, अगर वो हमें सोल्ड कम एट कम डिवाइडेड प्राइस पे सोल्ड करी जा रही है, तो जो ऑडिटर प्रॉपर अपॉर्चमेंट देखे कि कैसा हो रहा है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के साथ। तो जो इन्वेस्टमेंट है कभी कभी स्पेसिफिक अकाउंट फंड्स के अकेट्स में बेची जाती है, तो प्रॉफिट और लेस चेक कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर हमें किसी से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिल रहा है। सो व्हेन द वाचिंग डिविडेंड्स, जो डिविडेंड्स होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं प्रॉपर डिविडेंड वारंटी चेक करते हैं, रिकवरी लेटर चेक करते हैं, देन उसके बैंक से कैसे रिसीव हुआ है वैसे चेक कर सकते हैं। द डिविडेंड वारंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इज इट कलेक्टेड बाय बैंक, इट शुड बी शोन एज द चेक, अगर वो उन्हें रिसीव हो रहा है चेक से तो वो चेक को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वेरीफाई, अगर कोई एफडी वगैरह तो प्रॉपर उसका इंटरेस्ट जितना आ रहा है वहाँ से वेरीफाई कर सकता है, प्रॉपर इंश्योर हो सकता है कि इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है। एंड वाउचर्स फॉर डिविडेंड क्वांटिफाइड डिविडेंड वारंट्स, पासबुक फॉर इंटरेस्ट के लिए हम पासबुक एग्रीमेंट और काउंटर फॉइल्स ये सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम हायर परचेज, द ऑडिटर कैन एग्जामिन रिसिप्ट फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट, अगर किसी ने हायर परचेज एग्रीमेंट करा तो वो भी चेक कर सकता है। वो कैसे चेक कर सकता है, बाई द एग्रीमेंट कॉपी, देन काउंटरफॉइल रिसिप्ट से चेक कर सकता है। हायर परचेज एग्रीमेंट जो नेसेसरी डिटेल्स देता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ड्यूरेशन कितना है, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में कैसे करी है। देन उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, अगर मैं किसी से कमीशन रिसीव हुआ है तो द ऑडिटर शुड कीप द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट की स्टडी ऑफ एग्रीमेंट क्या है, वेरीफाई करे कमीशन कितना मिल रहा है, कैलकुलेशन करे कमीशन की कि एग्रीमेंट में कितना है, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पार्टीज कितनी है, देन कमीशन कितना रिसीव हुआ है। देन नेक्स्ट वन दैट इज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेचा है तो फिक्स एसेट विद मिनट देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉरेस्पॉन्डेंस एजेंट्स इन सब के थ्रू बेचा जा सकता है और यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं तो उनसे पूछ भी सकते हैं। सो इट शुड बी शीन दैट प्रॉपर अकाउंट मेंटेन हो, कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉपर क्रेडिट होना चाहिए रेवेन्यू अकाउंट में, विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो कि डिविडेंड्स को हम नहीं दे सकते। देन उसके बाद कोई एक्सपेंस आ रहा है तो एकदम सेल्स सिक्योरिटीज़ में होना चाहिए। देन उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, अगर हमें किसी इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कैन बी वाउचर्ड कॉपी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, देन कंपनी से चेक कर सकते हैं, रिसिप्ट जितनी इशू है वहाँ से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो देन रॉयल्टी रिसीव्ड, अगर मेरे किसी से रॉयल्टी रिसीव्ड हुई है तो फिर कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद लीज क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी क्या है, काउंटरफॉइल्स ऑफ रिसिप्ट इशूड क्या है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द वाउचर, रजिस्टर ऑफ सब्सक्रिप्शन से चेक कर सकते हैं जैसे कि रजिस्टर सब्सक्रिप्शन या फिर काउंटरफॉइल्स। एंड सेल्स ऑफ जंक मटेरियल, द ऑडिटर शुड रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन जंक मटेरियल लाइक जनरेशन, स्टोरिंग, डिस्पोजल, यहाँ चेक कर सकता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल कि रीजनेबल रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं है, एग्जामिन करे प्रोडक्शन कॉस्ट रिगार्डिंग डिटरमाइनिंग एक्सटेंड कितना है कितना, देन सेल ऑफ जंक मटेरियल कंपेयर विद कॉरस्पॉन्डिंग सेल से चेक कर, देन रेट ऑफ सेल जंक कितना है कंपेयर करे कि रेट से और लास्ट ईयर क्या रेट्स थे। देन बिल ऑफ सेल्स ऑफ जंक मटेरियल शुड बी वेरीफाइड, प्रॉपर वेरीफाइड होना चाहिए विद कैलकुलेशन एंड प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए आइडेंटिफाई करने का। देन वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट, अगर हमें कैश पेमेंट से क्रेडिट साइड से चेक करना हो तो before vouching the credit side of cash books, the internal control system for payment should be bulleted, पहले proper payment system दिख लेना चाहिए कैसा है। So while vouching previous payments
वेरियस पेमेंट ऑडिटर शुड सी दैट, अगर वो चेक कर रहा है पेमेंट साइड की तो वो कैसे चेक करेगा। सो पेमेंट राइट पर्सन को हो रही है कि नहीं हो रही है, पर्पस ऑफ बिजनेस है नहीं है, जो रिकॉर्डेड है वो प्रॉपर सही वाउचर में है कि मेंशन नहीं है, कि पेमेंट जो है सेंक्शन हो रही है ऑथराइज ऑफिसर से नहीं हो रही है, जो पेमेंट हो रहा है वो डेबिटेड हो रहा है, अकाउंट नहीं हो रहा है। देन कंपनीज अकाउंट के पेमेंट सिस्टम क्या कहते हैं, देन उसके बाद रफ बुक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं सारे फिक्टिशियस पेमेंट को लिखने के लिए। देन ओपनिंग बैलेंस में देखें तो कैश बुक में प्रॉपर एक क्रेडिट सिस्टम का कॉलम होता है, वो अच्छे से मेंटेन है कि नहीं वेरीफाई करें उसे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से। तो इस बार कैश परचेजेस की इन इमरजेंसी अगर कैश परचेजेस हो रहे हैं, गुड्स हो रही हैं, तो परचेज ऑफ स्टोर एंड स्टेशनरी अच्छे से कैश बेसिस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेल्पफुल है कि नहीं है, एंड इट शुड बी सेंड द गुड्स परचेज एक्चुअली रिसीव बाय द स्टोर कीपर। और जितनी भी देखी जाती है जो गुड्स रिसीव होता है स्टोर कीपर से, उसके रिकॉर्ड से भी चेक करते हैं। कैश मेमोज कैन बी कंपेयर्ड विद गुड्स इनवर्ड बुक टू वेरीफाई गुड्स रिसीव्ड, एंड कैश मेमो भी चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी गुड मिली और वह यहाँ से वेरीफाई कर सकते। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी हो तो पेमेंट टू क्रेडिटर शुड बी एग्जामिन विद अ रिसिप्ट इशूड बाय, वहाँ रिसिप्ट से चेक करी जा सकती है जो कि इशूड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर में इशू करते हैं रिसिप्ट से। उनके बाद रिसिप्ट जो है रिसिप्ट शुड इंडिकेट द पर्पस ऑफ पेमेंट, जो रिसिप्ट होती है वो पर्पस ऑफ पेमेंट बताती हैं, एंड पेमेंट कितनी हो रही है, फाइनल सेटलमेंट में हो रही है कितनी हो रही है, वेदर जो पेमेंट है वो एक्सेस ऑफ बिल में हो रही है, फिर एक्सेस ऑफ पेमेंट एडवांसेस कैसे हो रही है, सब कुछ वहाँ से चेक हो जाता है। देन बिल्स पेपर, जो बिल्स पेबल होते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी पे होने चाहिए। देन जो रिटर्न बाय पे आफ्टर द रिसीविंग पेमेंट की वो हमें कैसे मिल रहे हैं, जो बिल्स होते हैं कंसील नहीं होते छुपाने के बाद। देन जो बिल्स पेमेंट होते हैं पेड बाय वॉच दिस बिल्स बुक, के बिल्स बुक में होने चाहिए। देन उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए बाय द बिग बैंक्स। Then bills receivable, so bills receivable discounted but dishonored, जो bills receivable discounted तो हो गए हैं but dishonored हो चुके हैं। sometimes जो bills receivables are discounted from the bank, कभी कभी discounted by the bank हो जाते हैं one of the date or one of the if on the date of maturity drawee dishonors the bills, the amount of bill has to pay to the bank, जिसके हमें फिर बैंक को पे करने पड़ते हैं। so if the account is maintained with the same book बैंक में डेबिट द अकाउंट ऑफ कस्टमर इंस्टेड, अगर जो अकाउंट है वो सेम बैंक में है तो जो बैंक है वो खुद ही डेबिट कर देता है अकाउंट्स को। देन अगर हमें पेमेंट मिल रही है देन ऑथर शुड वेरीफाई, ऑडिटर शुड वेरीफाई, जो ऑडिटर है वो प्रॉपर वेरीफाई करता है कि बैंक बिल डिसऑनर कब हुए थे, देन वो प्रॉपर एडवाइस देता है। देन उसके बाद वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट, अगर हमें किसी को वेजेस देने तो लार्ज अमाउंट आती है। देयर आर मेनी चांसेस ऑफ फ्रॉड के मिस एप्रोप्रिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो ऑडिटर जो है प्रॉपर अच्छे से इंटरनल सिस्टम को अच्छे से वेरीफाई करता है, फ्रॉड निकालने की कोशिश करता है। तो कौन कौन से केसों में फ्रॉड आ सकते हैं, इंक्लूजन ऑफ डमी वर्कर्स इन वर्कर्स रजिस्टर, डमी वर्कर्स डाल दिए हमने नॉर्मल वर्कर्स के रजिस्टर में। देन पेमेंट ऑफ वेजेस होगी फॉर टाइम फॉर द वर्क नॉट प्रेजेंट एट वर्क, उस टाइम की पेमेंट कर दी जिस टाइम पे वो ज़रूर प्रेजेंट भी नहीं था। पेजेस ऑफ हाई रेट पे दे दी जितना अलाउ भी नहीं है, रिकॉर्ड्स में कुछ मैनिपुलर फंक्शन होगी कि लेस अमाउंट्स हो गया डिडक्शन में। दिन उसके बाद वर्कर प्रिपेयर्स वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट होनी चाहिए, उसको इक्वली मेंबर्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। जो वर्क होता है 1 पर्सन का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। देन जो पेमेंट ऑफ वेजेस शुड बी डिसऑनर पर डिपार्टमेंट वाइज, जो पेमेंट होती है वो डिपार्टमेंट वाइज होनी चाहिए। जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कंसर्न होता है डिपार्टमेंट से, जो टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए गेट कीपर का कि कब आ रहा है कब नहीं आना जा रहा, और उसी के बेसिस पे उसकी वेजेस होनी चाहिए। देन वेज शीट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग वेज शीट, कि वेज शीट में रिकॉर्ड कैसे लिखे हैं, प्रॉपर वेजेस डिपार्टमेंट से लाया जाए। जो हर कलर के वो इनिशियली एंट्रीज चेक करे कितनी नहीं है कितनी नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करे फ्रॉड है कि नहीं है। फिर उसके बाद वेज शीट के बाद वो इक्वली वेजेस को चेक करे। देन while watching the wage sheet the following point should be taken in mind, अगर आप wage sheet को वॉचिंग करें तो कौन कौन से माइंड पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। सो
नेम ऑफ द वर्कर क्या है, बैलेंस शीट वेज शीट में क्या है, एज कम्पेयर द वर्कर्स रजिस्टर में चेक करे क्या है, लोकेशन ऑफ डमी वर्कर्स देखे कि डमी वर्कर्स कहाँ हैं। फिर उसके बाद पेमेंट वेज पेड एंड कैलकुलेटेड फॉर द वेरियस मेथड मंथ्स की वेरियस मंथ्स होते हैं, वेज शीट पर्टिकुलर मंथ की है तो डिफरेंट प्रोसीडिंग मंथ्स में कितनी है, रैंडम चेकिंग करे, वेजेस कैलकुलेशंस करे, देन ऑडिटर प्रॉपर रिकॉर्ड दे के डिडक्ट करे एनी एडवांसेस अगर है कि नहीं है, स्पेशल अटेंशन दे कि टोटल में कैजुअल वर्कर्स कितने, देन वॉचर्स कहाँ से चेक कर सकते हैं, वेज शीट, जॉब कार्ड से एंड जॉब रिकॉर्ड से, वेज रिकॉर्ड से। देन पेमेंट ऑफ सैलरीज, अगर आप सैलरीज दे रहे हो सो एट टू व्हाट एक्सटेंट वाउचिंग ऑफ सैलरीज पेड शुड बी कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द एडवोकेसी की उनकी कितनी एडवोकेसी है, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो ऑडिटर है वो प्रॉपर सैलरीज बिल्स देखे, सैंक्शन देके, रिस्पॉन्सिबल ऑफर्स देखे, कलेक्ट्स देखे, अटेंडेंस चेक करे, सैलरी बिल देखे, अलरेडी मंथ की चेक करे, तो उसके बाद एक नॉर्मल इंक्रीज देखे सैलरी में कितना आ रहा है, फिर प्रॉपर इंक्वायरी करे अबाउट द सच चेंजेस, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं सो तो फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऑडिटर है प्रॉपर उनका सैलरी रजिस्टर देखे, कैश बुक देखे, एग्जामिन करे केयरफुली, अल्टरनेटिवली क्या है, देन बाय फाइन्स वगैरह देखे, लोन्स फंड्स इंश्योरेंस ये सब चीज़ें देखे, देन लोन्स। Auditor should see that the loan voucher should be proper supported by the receipt given by the party, जो पार्टी है उन्हें वहाँ से प्रॉपर रिसिप्ट मिले, देन उसके बाद फर्दर डिटेल्स चेक करे, टर्म्स एंड कंडीशन देके वेरीफाई करे एग्रीमेंट की कैसा एग्रीमेंट है कैसा नहीं, देन इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, अगर लिमिटेड कंपनी है तो प्रोविजन रिलेटिंग टू पावर ऑफ कंपनी टू लैंड लोन्स डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी कंपाइल्ड विद। अगर हमारी लिमिटेड कंपनी तो चेक करें कि वहाँ पे जो डायरेक्टर्स है मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो उनके क्या थॉट्स हैं अगेंस्ट दिस। देन रिटर्न ऑफ लोन टेकन, अगर हमें रिटर्न करना है किसी को लोन, सो व्हेन द लोन इज टेकन रिटर्न, हमें रिटर्न करना हो द अमाउंट रिसीव इज शॉन एज, जो भी हमारी अमाउंट रिसीव होती है हमें वो सारी पेमेंट साइड पे लिखनी जानी चाहिए, कैश बुक में जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, इट शुड बी इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, और जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अकाउंट से डेबिटेड हो जाना चाहिए। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमें किसी की इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो जो ऑडिटर होगा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट को चेक करेगा कितनी चेक है, देन ब्रोकर बोट नोट भी वहाँ पे लिखेगा, अब इफ पॉसिबली फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगा इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट होगी नेम ऑफ द कंपनी है कि नहीं है, कम इंटरेस्ट प्राइस चेक करेगा, ये सब कुछ चेक करेगा। देन उसके बाद वे कहाँ से चेक हो सकते हैं, ब्रोकर बोट नोट से, पासबुक से, शेयर सर्टिफिकेट। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो ऑडिटर कैन वॉच द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद इनवॉइस रिसीव द सप्लायर, अगर उसने कोई जैसे कि लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कि सेल्स करे बट इस वाले में हमने परचेज करे प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी को चेक करेगा, उनका एक्सपेंस करेगा, इंस्टॉलेशंस देखेगा कितनी आ रही है हमारी। देन परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग की परचेज है तो मे बी परचेज लीज पे ले रहा है, फ्री होल्ड बेसिस पे ले रहा है, कौन से पे ले रहा है, वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस देखेगा कैसे है एंड डेबिटेड कर देगा लीज होल्ड अकाउंट को। देन उसके बाद एक प्रॉपर डीड बनाई जाएगी जिसके अकॉर्डिंग सब काम होगा। देन उसके बाद रिसिप्ट इशू होंगी। Then acquisition of copyrights and payment, so the acquisition of copyrights and payment should be vouched, अगर जो acquisition हमारे copyrights का and patent का वो proper vouched होना चाहिए, रिसिप्ट क्या है, सेलर्स एजेंट नोट एग्रीमेंट परचेज ऑफ सब कुछ ऐसे होना चाहिए हमारे पास, प्रॉपर कॉपीराइट्स होने चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए, देन एग्रीमेंट रिसिप्ट एंड एजेंट अकाउंट से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स जो है उनको रेम्यूनरेशन कैसे देता है, सो द कंपनीज ए 2013 लिमिट विद द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सोनल, कि जो मैनेजर पर्सोनल होता है कैसे होती है, सो ओवरऑल लिमिट टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ओवरऑल लिमिट कितनी है, देन लिमिट्स ओवर रेम्यूनरेशन पेबल टू ईच मैनेजर पर्सनल, कि ईच मैनेजरियल पर्सनल का कैसे देंगे है। सो ओवरऑल लिमिट क्या होती है, सेक्शन 197 द ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन शेल बी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट का देते हैं ऑफ द पब्लिक कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जितनी भी पब्लिक कंपनी है एक साल में 11% देते हैं प्रॉफिट ऑफ
11% देते हैं नेट प्रॉफिट का। देन सच रेमुनेशंस होते हैं, इसमें फीस पेबल, डायरेक्टर अटेंडिंग मीटिंग्स एंड बोर्ड, ये सब कुछ होता है। जो रेमुनेशन होते हैं डायरेक्टर्स को ये आर्टिकल में लिखी होती है या फिर बाई एग्रीमेंट में लिखी होती है, जो भी रेजोल्यूशन पास करती है हमारी जनरल मीटिंग में। Then, the net profit should be calculated as per the specified under section 198 of the Act। और जो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है वो यहाँ से देख के निकलना चाहिए। देन मिनिमम रेम्यूनरेशन, if any year there are no profits or inadequate profits or loss, the company pay minimum remuneration to the manager not exceeding higher of the limits as in A B as per the provision schedule 5 of this act। कि मान लो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट तो लिखा है, नेट प्रॉफिट नहीं निकला तो कहाँ से देंगे? अगर नहीं निकला तो हम एज पर दी ए पी ऑफ प्रोविजन शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग उनको दे देंगे। सो ए क्या होता है? सो ए है फर्स्ट एंड सेकंड वेयर इफेक्टिव कैपिटल इज, अगर नेगेटिव लेस देन 5 करोड़ हो, या फिर 5 करोड़ और अबव देन 100 करोड़ से, या फिर 100 करोड़ से अबव बस लेस देन 250 करोड़ से, या फिर 250 करोड़ से अबव हो। अगर लिमिट ऑफ ईयरली रेमुनेशन कितनी होनी चाहिए रुपीज़ में? यहाँ पे 30 lakhs, 42 lakhs, 60 lakhs एंड 60 lakh प्लस 0.1% इफेक्टिव कैपिटल। फिर उसके बाद केस बी, in case of managerial personnel who was not security holder holding securities of the company of a nominal value 5 lakh or more than employee or director not related to any director promoted at any time during 2 years of appointment, is a mineral 2.5 current relevant profit। ये मान लो कोई पर्सोनल है, कोई मेजर पर्सोनल, तो ना ही वो सिक्योरिटी होल्डर है, कोई शेयर्स भी नहीं है, नॉट मोर देन 2 years, सो उसको 2.5% ऑफ करंट ईयर रेलेवेंट प्रॉफिट का मिलेगा। द अबव लिमिट शुड बी ड्यूरेबल इफ द रीजनेबल पास बाय शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन। जो सारी लिमिटों पर डबल हो जाएंगे अगर जो रेजोल्यूशन पास शेयर होल्डर है स्पेशल रेजोल्यूशन में, तो नहीं। देन स्पेसिफिक लिमिट्स होती है, द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल डायरेक्टर शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। जो रेम्यूनरेशन होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, एमडी की और होल टाइम डायरेक्टर की, उसकी 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती नेट प्रॉफिट से। ओनली सच अ पर्सन मोर देन 1, अगर 1% से ज़्यादा है तो इट शुड नॉट एक्सीड। अगर इफ़ देयर इज ओनली वन सच पर्सन एंड इफ़ मोर देन 1, अगर एक है या एक से ज़्यादा है तो उसकी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन रेम्यूनरेशन डायरेक्टर और मैनेजर डायरेक्टर एंड डायरेक्टर शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ नेट प्रॉफिट देयर इफ ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर इट शुड नॉट एक्सीड। तो रेम्यूनरेशन होती है डायरेक्टर्स की वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नेट प्रॉफिट की। अगर वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है तो वहाँ पे 1% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इन केस ऑफ मैनेजर जो होता है उसकी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो if director receives directly or indirectly by way of remuneration any sum excess of limits mentioned above the without prior approval of central government he shall refund such amount to the company। अगर उसे मान लो कि ऊपर लिखी हुई लिमिट से ज़्यादा रिसीव हो जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे जितना भी एक्सेस मनी है वो रिफंड करना पड़ता है कंपनी को। देन उसके बाद टर्म रेम्यूनरेशन शैल नॉट इंक्लूड एनी फीस। जो टर्म रेम्यूनरेशन उसमें कोई फीस हम एडिट नहीं करते हैं। और फॉर अटेंडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रेंडिंग सर्विस एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर प्रोफेशनल नेचर, हम उनको एज अ प्रोफेशनल नेचर ले लेते हैं। तो उसके बाद ऑडिटर्स ड्यूटी, सो द ऑडिटर मस्ट पे अटेंशन, उसे कौन कौन से चीज़ों पे पॉइंट्स में अटेंशन देनी चाहिए। देन ऑडिटर शुड रेफर द रजिस्टर refers to the register of director to know the names of director, कि उसे प्रॉपर डायरेक्टर का रजिस्टर देखना चाहिए डायरेक्टर्स का नाम जानने के लिए। ही शुड थ्रोटली चेक, वो प्रॉपर प्रोविजन चेक करे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करे, द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स चेक करे, द एग्रीमेंट देखे क्या है क्या नहीं। देन उसके बाद प्रॉपर इंश्योर करे कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन क्या है, वो इनकम टैक्स है कि नहीं। फिर ऑडिटर वेरीफाई करे कि रेम्यूनरेशन कितनी है, अनपेड कितनी है, प्रॉपरली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ हमारी कितनी है। फिर उसके बाद है इंश्योर
वो इंश्योर करे कि टोटल रेम्युनरेशन कितनी जा रही है, डूली कंपेल्ड कितनी है, प्रॉपर फीस कितनी है, जनरल मीटिंग ऑफ कंपनीज कितनी आ रही है, प्रोविजंस एज पर एक्ट क्या बोल रहे हैं, जो स्पेशल रेम्युनरेशन केस है डायरेक्टर में उनमें कितनी मिनट्स के पर अकॉर्डिंग दे रहे हैं। देन पेमेंट ऑफ एजेंट कमीशन, अगर हमें एजेंट को कमीशन देना हो तो सेल्स कमीशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इफेक्टेड। जो सेल्स कमीशन होता है वो देखते हैं कि सेल्स कितनी इफेक्ट हो रही है। सो जो एग्रीमेंट होता है ये प्रोवाइड करता है कमीशन कितना देने वाला है, कितना देने वाला है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कितनी रिसिप्ट्स हैं एजेंट की, सेल्स ट्रांजेक्शन्स कितनी है। देन उसके बाद डायरेक्टर फीस रिसीव्ड, जो डायरेक्टर जो होता है उसे रिसीव मिलता है जितने भी वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है। जो प्रोविजन क्या बोलता है अटेंड मीटिंग का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, और जो डायरेक्टर का अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी दिखाया जाता है कि जिसमें नेम ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कौन बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है और उसके सिग्नेचर है कि नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी फ़ीस मिलती है। देन रेंट पेड, अगर हमें किसी को रेंट पे करना होता है, सो ऑडिटर शुड वेरीफाई द पेमेंट ऑफ रेंट फ्रॉम द एग्रीमेंट। वो प्रॉपर वेरीफाई करे कि एग्रीमेंट का रेंट कितना है, जो रेंट वाउचर है प्रॉपर वहाँ पे लिखा हो, और पेमेंट ऑफ रिसिप्ट वो भी लिखी हो। देन पेमेंट अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट गुड्स जो होते हैं वो सप्लाई करी जाती है, जो पेमेंट होते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट में की जाती है। इंस्टॉलमेंट में सारा इंटरेस्ट भी आ जाता है और प्रॉपर इंटरेस्ट दिखाया जाता है, रिकॉर्डेड किया जाता है और प्रॉपर वेरीफाई भी हम करा सकते हैं। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द फॉलोइंग ऑफ द वाउचिंग फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है, कवर नोट कितना है जो कंपनी ने इशू करा, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की क्या पॉलिसीज़ है, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट्स कितनी है। Then traveling expenses, the staff companies pay traveling expenses according to the rules। वो सारे traveling expenses देता है according to rules। जो voucher है, receipts है, वो भी अच्छे से check करता है, evidence check करता है। if traveling allowances is fixed as per rules, auditor, अगर वो traveling allowances fixed as per the rules, जो auditor है वो proper amount check करे rules की कितनी है कितनी नहीं है, then calculation करे कितना बैठेगा कितना नहीं। then directors traveling expenses, अगर डायरेक्टर ट्रैवल कर रहे हैं सो डायरेक्टर आर पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आदर बाय अटेंडिंग दी बोर्ड मीटिंग। वो डायरेक्टर जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं या तो उन्हें बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के पर्पज से मिलता है। जो पेमेंट होती है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की वो प्रॉपर मीटिंग में वेरीफाई हो जानी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जानी चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर में होनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिट होती है ट्रैवलिंग को देने की, बट सारी जो पेमेंट है वाउचर्स के थ्रू रिकनसाइल कर लेनी चाहिए। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने लोन पे इंटरेस्ट दिया है तो सो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन एज पर टर्म्स लोन एग्रीमेंट। जितनी भी हमारे लोन का एग्रीमेंट है वहाँ पे लिखा होता है आपको कितना इंटरेस्ट देना है। जो ऑडिटर है प्रॉपर वेरीफाई करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, डिबेंचर्स कितने हैं, प्रॉपर चेक करता है। देन डिविडेंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और शेयर्स कैन बी एग्जामिन, द रेजोल्यूशन passed at the board of director meeting and the annual general meeting of shareholders। जो डिविडेंड होता है हमारा जितना भी एग्जामिन करा जाता है कि रेजोल्यूशन क्या पास करा है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में या फिर एनुअल जनरल मीटिंग में जो कि शेयर होल्डर्स अटेंड करता है। सो जो डिविडेंड वारंट्स है वो देता है शेयर होल्डर को, क्योंकि बैंक के थ्रू देता है, जो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स, the payment of income tax can be verified from the demand notice and receipt चालान। जितने भी चालान है फिर डिमांड नोटिस है वहाँ से चेक करा जा सकता है, प्रॉपर एंट्रीज चेक कर सकता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स दे सकता है, करंट ईयर का टैक्स पेमेंट दे सकता है और प्रॉपर पेनल्टी भी लगा सकता है। इफ एनी पेनल्टी इज ऑल्सो पेड सेपरेटली एंट्री शेल बी मेड इन द कंसर्न अकाउंट। अगर हमने कोई पेनल्टी भी पेड करी है बाय द गवर्नमेंट तो उसकी भी एक सेपरेट एंट्री बनाई जाती है, तो वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, असेसमेंट ऑर्डर से, डिमांड नोटिस से एंड पासबुक से। देन एक्साइज ड्यूटी, इन सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग हमें एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जो कि गुड्स क्लैरिफाई होती है जहाँ पे ड्यूटीज़ होती हैं। देन जो ऑडिटर होता है जो प्रॉपर वेरीफाई करता है इनकी एंट्रीज कितनी है, इनकी पेमेंट एक्साइज कितनी लिखी है, रीजनेबल ऑफिसर कौन है। देन
repairs of assets. If the repair of building, plant and machinery and other assets are made by outside parties, अगर किसने बाहर से आके हमारे assets को repair करा है, then separate payment बनाई जाती है repair job की and contract की लिखी जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो bills of repairs हैं, जो receipts हैं, वो proper रिकॉर्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद द रिपेयर जॉब शैल बी सैंक्शन बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, जो कि रिकॉर्ड चेक करा हुआ एक बार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो। एलोकेशन ऑफ रिपेयर एक्सपेंडिचर कितना है वो भी अच्छे से चेक करें। देन पैटी कैश बुक, द पैटी कैश बुक इज़ वॉच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कौन किन चीज़ों के लिए वो वॉच करी जाती है वेरिफिकेशन करने के लिए कि एक्चुअल कैश बैलेंस कितना है एंड हमारा विद द बैलेंस अपीयरिंग इन पैटी कैश बुक, की पैटी कैश बुक में कितना रहा है, वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है, वो अच्छे से फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन वैलिडिटी चेक करे, एक्यूरेसी चेक करता है पेटी कैश बुक की। देन वाइल वाउचिंग द पेमेंट ऑफ कैश फ्रॉम पेटी कैश द ऑडिटर शुड एग्जामिन, जो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो वाउचर से प्रॉपर सीरियल नंबर ऑर्डरवाइज है कि नहीं है, सैंक्शन ऑफिसर से ऑफ सैंक्शन है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से ये नहीं है, या फिर पेटी कैश रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर इज़ रिकॉर्डेड द सेम डे ऑन विच इट इज़ एक्चुअल रिसीव, कि उसी दिन रिसीव हुआ है उसी दिन अब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। देन अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस हो जितने भी डेबिटेड हो जाने चाहिए। देन ऑल द पेमेंट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द सपोर्टिंग एविडेंस, जितनी भी हमारी पेमेंट है वो प्रॉपर वेरीफाई होनी चाहिए सपोर्टिंग एविडेंस के साथ। So yeah, that's a chapter number 9, that is vouching of cash transaction. So I hope you like this video and आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली हो। सो इस चैनल की इस PDF इस चैप्टर की PDF के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, टू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।